नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आजकल सेहत को दुरुस्त रखने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का चलन बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल ये नियमित अंतराल पर किया जाने वाला एक उपवास कह सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कई स्टडीज आई हैं। कुछ स्टडीज इसके फेवर में हैं, कुछ स्टडीज इसके फेवर में नहीं है। अब एक ताज़ा स्टडी जो आई है इंटरमिटेंट फास्टिंग से जुड़ी हुई, ये बताती है कि वज़न घटाने में काफ़ी मदद मिलती है। यही नहीं, ये बॉडी को डिटॉक्स करने में भी काफ़ी मददगार है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़ायदे को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इसके जुड़ी हुई जो चुनौतियाँ हैं और जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के विपक्ष में जाते हैं जो तर्क, उनको भी हम लेंगे। तो कुल मिला के इंटरमिटेंट फास्टिंग के इर्द गिर्द होगी आज की चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। मोटापा यानी बीमारी का घर। मोटे लोगों में शुगर, हार्ट जैसी बीमारियों की चपेट में आने का खतरा ज्यादा रहता है, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके मोटापे को छूमंतर कर सकती है। वजन को घटाने में इंटरमिटेंट फास्टिंग एक कारगर तरीका साबित हो सकती है। दरअसल किंग्स कॉलेज लंदन की एक स्टडी में कुछ ऐसे ही दावे किए गए हैं। स्टडी के मुताबिक 24 घंटे की दिनचर्या में अगर 14 घंटे तक उपवास रखा जाए और खाने की अवधि 10 घंटे की ही हो तो इससे अच्छी सेहत बनी रहती है। इससे न केवल वजन घटाने में मदद मिलती है, बल्कि अच्छी नींद, मूड का अच्छा होना और भूख पर नियंत्रण पाने में भी ये फायदेमंद हो सकता है। किंग्स कॉलेज लंदन की इस स्टडी में 37,500 से अधिक लोगों को शामिल किया गया। उन्हें पहले एक हफ्ते सामान्य रूप से भोजन पर रखा गया। इसके बाद करीब 27,000 लोगों को 2 हफ्ते के लिए खाने की अवधि 10 घंटे तय की गई, जबकि उपवास का समय 14 घंटे तक किया गया। शोध में शामिल शेष लोगों को खाने का पुराना पैटर्न अपनाने के लिए कहा गया। इसके बाद पाया गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करने वाले लोगों में वजन कम होने के लक्षण तो दिखे ही, साथ ही नींद और भूख में भी सुधार देखा गया। साथ ही इन लोगों के मूड में भी सुधार देखने को मिला। शोधकर्ताओं का कहना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान भूख पर नियंत्रण और नींद में सुधार आने के पीछे कई बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहला कारण ये कि उपवास के दौरान शरीर में इंसुलिन का स्तर कम होता है। उपवास के दौरान इंसुलिन का स्तर कम होने से भूख कम लगती है। दूसरा कारण ये है कि उपवास के दौरान शरीर में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। इससे बॉडी में अधिक कैलोरी बर्न होती है, जो वजन घटाने का काम करती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से जुड़ी कुछ और स्टडीज में इसके और भी फायदे देखने को मिले हैं। ये वजन कम करने के साथ उम्र बढ़ने के लक्षणों को भी कम कर सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, जिससे हार्ट डिजीज का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा यह हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखने का काम करता है। एक शोध के मुताबिक इंटरमिटेंट फास्टिंग से ब्लड में शर्करा की मात्रा 6% तक कम हो जाती है। वहीं इंटरमिटेंट फास्टिंग से पाचन तंत्र भी अच्छी तरह से काम करता है और आंतों या लिवर में अगर कोई सूजन है तो इसे भी कम करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग 10 घंटे खाना और 14 घंटे उपवास रखते हैं। कुछ लोग 5/2 का फॉर्मूला हैं। इसमें 5 दिन अपनी पसंद का खाना खाना होता है, लेकिन 2 दिन सब्जियां, दूध और दलिया जैसी कम कैलोरी वाले खाने खाने होते हैं। साथ ही इसमें अधिक पानी का सेवन करना होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान खाने के समय ऐसे में फल, सब्जियां, बाजरा, ब्राउन राइस, दाल, अंडे, नट्स, दूध और डेयरी का सेवन करना चाहिए। फिलहाल तो जो लोग मोटे हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग रखना चाहते हैं, वो हेल्थ एक्सपर्ट की मदद से अपना वजन कम कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए, ये वो आर्ग्यूमेंट्स हैं या लॉजिक्स हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के पक्ष में दिए जाते हैं। ये दावे हैं जो किए जाते हैं अलग अलग स्टडीज़ के मुताबिक। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से जुड़े हुए बहुत सारे रिस्क्स भी हैं, जिन पर समय समय पर स्टडीज़ भी आती हैं और जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं वो अपनी बात इस पर कहते आए हैं। तो दोनों पक्ष हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के। दोनों पक्षों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट तो आप हैं ही, देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर लहरिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजरी चंद्रा, जानी मानी डाइटिशियन हैं। डॉक्टर मंजरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर लहरिया, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा और पहले तो आपकी नज़र में सर अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग लॉजिक्स और दावों के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग है हमारे बीच में,
आपका अनुभव और सलाह क्या कहती है सर? तो अगर हमें किसी भी प्रकार की फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग को समझना है तो हमें थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी समझना होगा कि हम जब फास्टिंग स्टेज में होते हैं तब क्या होता है शरीर में, और जो पोस्ट मील या पोस्ट मील एब्जॉर्प्शन स्टेज में होते हैं तब क्या होता है। तो हम जानते हैं कि अगर हम खाना खाते हैं तो उसके बाद जो उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लूकोज में ब्रेक कर दिए जाते हैं और उनको ग्लूकोज को लिवर में ग्लाइकोजन की तरह स्टोर कर लिया जाता है। तो लिवर में ग्लूकोज स्टोर हो जाता है। लेकिन दूसरा होता है कि जो फैट होता है वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में स्टोर हो जाता है बॉडी में। साइंटिफिक एविडेंस बताते हैं कि जो हम एक मील अगर कोई खाते हैं तो हमारा बॉडी मोटे तौर पर जिस तरीके से काम करता है तो उसमें जो ग्लूकोज लिवर में स्टोर किया जाता है उसको खत्म होने में करीब 10 से 14 घंटे लगते हैं। अर्थात अगर हम 10, किसी के लिए 10 और किसी के लिए औसतन अगर 14 घंटे के करीब फास्टिंग करते हैं तो बॉडी का ग्लूकोज स्टोर खत्म हो जाता है और वो बाकी सोर्सेज के थ्रू, खासतौर से जो ट्राइग्लिसराइड हैं जो फैट स्टोर हो चुके हैं उस पाथवे पर चला जाता है और उनका यूटिलाइजेशन स्टार्ट कर, ट्राइग्लिसराइड को फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और कीटोन्स बनने लगते हैं। तो हमारी बॉडी जो फैट है उसको कंज्यूम करना स्टार्ट करती है। तो फास्टिंग का जो 10 से 14 घंटे का यूजुअली कॉन्सेप्ट आता है वो इसी आधार पर आता है कि अगर आप इससे कम अंतराल पर खा लेंगे तो आपकी बॉडी में पहले से ही ग्लूकोज था और उसका फायदा नहीं होगा। तो रियल इंटरमिटेंट फास्टिंग उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। यूजुअली जो घंटे होते हैं अगर 14 से ऊपर चले जाते हैं तो निश्चित रूप से जो ग्लूकोज पाथवे की जगह वो कीटोन पाथवे या ट्राइग्लिसराइड पाथवे इस्तेमाल होने लगता है और उससे हमारी बॉडी फैट को कंज्यूम करने लगती है। इसलिए कुछ लोग 16 घंटे कहते हैं लेकिन यूजुअली 12-10 घंटे भी माना जाता है। अब बात आती है कि जैसा कि आपके क्लिप में भी दिखाया गया कि इसको हम ऑल्टरनेटिव फास्टिंग भी कर सकते हैं या सर्टेन आवर्स, लेकिन वो आवर्स फिक्स होने चाहिए। इसमें एक चीज और है कि हम अगर जो फास्टिंग की बात करते हैं तो उस दौरान जो फास्टिंग का ड्यूरेशन है उसमें सिर्फ पानी या कॉफी जो विदाउट शुगर उस तरह की या ग्रीन टी जैसे के अलावा और अन्य चीजें जिसमें शुगर हो, ऐसी कोई भी चीज जो कोई भी प्रोडक्ट जिसमें एनर्जी हो वो नहीं लेना है। तो वो फास्टिंग करना बहुत जरूरी है। एक और चीज मानी जाती है कि हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं, अपने बॉडी के हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं कि जो भी मील लेना है उसमें उसी ड्यूरेशन में खाना है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो इंटरमिटेंट फास्टिंग को काफी सपोर्ट मिल रहा है और बाकी फास्टिंग की तुलना में या जो बड़ी लो कैलोरी डाइट होती है उसकी तुलना में इंटरमिटेंट फास्टिंग को सपोर्ट करती है, वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति लो कैलोरी डाइट लेने लगता है तो समय के साथ हमारी बॉडी लो कैलोरी से अडेप्ट हो जाती है और उसको भी वो स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता क्या है कि आप मील खाना भी खा रहे हैं तो बॉडी को पता है कि मील आएगा और उसमें उस तरह का एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं आता कि आप लो कैलोरी पे भी वेट गेन मेंटेन रहे या वेट गेन करें। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग का रोल जो वेट रिडक्शन में है काफी हद तक प्रूवन है और मोर रिसेंटली दिस इज बीइंग डिस्कस एट वाइड लेवल पर, खासतौर से ओबीज, डायबिटिक, अन्य लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग को काफी रिकमेंड किया जा रहा है और इसके सपोर्ट में एविडेंस भी इमर्ज कर रहे हैं। ऑलराइट सर, तो ये सारी बातें पक्ष में जाती हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के, लेकिन अगेन जब आर्ग्यूमेंट्स की बारी आती है डॉक्टर मंजरी तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो आता है वो ये आता है कि इज इंटरमिटेंट फास्टिंग स्किपिंग योर मील। और अगर ये स्किपिंग योर मील है क्योंकि 12 घंटे या 16 घंटे के बीच में कोई ना कोई एक ऐसी मील होगी जो आप स्किप करेंगे और जनरली संभवतः वो ब्रेकफास्ट होता है, तो कुछ लोग इससे भी जोड़कर देखते हैं। फिर हमारे पास आर्ग्यूमेंट आते हैं कि साहब ब्रेकफास्ट स्किप करना तो ये तो ज़िंदगी में जहर घोलना जैसा है, तो फिर वहाँ पर ये कैसे काम करती है या उस लॉजिक का काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है? जी नमस्ते। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली हमने जो एक पैटर्न बना लिया है ना खाने का, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और साथ में स्नैक्स, ये पैटर्न एक थोड़ा सा अमेरिकन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर आप कुछ साल पहले जाएं, 50 साल पहले भी, तो हिंदुस्तान में लोग 7 बजे तक खाना खा लेते थे, 6-7 बजे तक, सूरज डूबने तक, और सुबह उठकर पहले बहुत सारा काम करते थे, तैयार होके प्रेयर्स वगैरह करके उसके बाद खाते थे। तो टिपिकली लोग 10 से 6 या 7 के बीच में ही खाते थे। ये तो अब हमने, क्योंकि हमारे ऑफिसेस सुबह 9 बजे शुरू हो जाते हैं, हमको घर से 7:30 निकलना पड़ता है या 8 बजे, तो हम सुबह 8 बजे ही खा लेते हैं और हमने उसको रेगुलराइज कर दिया है क्योंकि वो हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट हो गया है। हाउएवर
सच यही है कि सही वक्त जो होता है खाने का वो सूरज उगने के 2-3 घंटे के बाद और शाम को सूरज ढलने के पहले या सूरज ढलने के साथ होता है। तो अगर आप उस बेसिक सर्केडियन रिदम जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी सिस्टम्स का भी पार्ट था, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सारे ही अगर आप जो जितनी भी ओल्ड संस्कृतियाँ या सिविलाइजेशंस हैं, सभी जगह लोग सनडाउन खाते थे और सुबह 10-11 बजे या 9-10 बजे के बाद खाते थे। तो ये हमने बाद में उसको हमने सुबह 8 बजे खाना, दिन में 2 बजे, रात में 10 बजे खाना, इस तरह का पैटर्न अडॉप्ट कर लिया, साथ में स्नैकिंग भी बीच में। तो ये बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल की रिक्वायरमेंट थी, तो इसको हमने रेगुलर बना लिया, बट ये गलत है। और इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज क्योंकि हम लोग क्लिनिकल काम करते हैं, पेशेंट्स देखते हैं दिन रात, आज जो हम देख रहे हैं इतनी ज़्यादा कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ओबेसिटी, ये हमारे खाने से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और इसका एक रीज़न, जैसे डॉक्टर लहरिया बता रहे थे, वो है इट इज़ कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। आप बार बार खाते हैं, देर से खाते हैं, बहुत जल्दी खाते हैं, आपके शरीर में इंसुलिन की डोमिनेंस रहती है और शरीर इंसुलिन को रिएक्ट नहीं करता है। तो आप खाते हैं और वो सारा फूड आपका फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो फैट जैसे वो बता रहे थे ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होता है, जो हार्ट डिजीज़ की रिस्क बढ़ाता है, आपको मोटापा बढ़ाता है, शुगर ज़्यादा रहती है ब्लड में तो ओबेसिटी और पीसीओडी का कारण बनता है। तो फास्टिंग इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। और अगर हमें ये लग रहा है कि ब्रेकफास्ट सुबह 8 बजे करना चाहिए और रात का खाना 9 बजे, तो वो गलत है। हम एक्चुअली ना खाएं सुबह, तब खाएं जब हमें भूख लगे, और रात को थोड़ा जल्दी खा लें। वो कर पाएंगे तो एक लॉन्ग गैप रख पाएंगे अपने लास्ट मील आज और फर्स्ट मील नेक्स्ट डे में। Okay. और यही फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है। Absolutely. जस्ट वन लास्ट थिंग, डॉक्टर लहरिया जैसे कह रहे थे, फास्टिंग इज प्रूवन बाय साइंस एंड क्लिनिकल रिसर्च। ये जितनी भी हम बातें दावे कर रहे हैं, ये सब ऑलरेडी वेल स्टडीड और रिसर्च्ड है। साथ में हम इसको अपने क्लिनिकल सेटिंग्स में इस्तेमाल भी करते हैं। ऑलराइट मैम, तो ये देखिए, अब अगेन अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो क्लिनिकली प्रूवन या उसके एविडेंसेस लगातार, जैसे डॉक्टर लहरिया भी कह रहे थे, कि इवॉल्व हो रहे हैं पक्ष में। लेकिन फिर क्योंकि हम उस मास को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, और मेरे सवाल जो कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि हमें आंसर्स चाहिए। डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज भी जुड़ चुके हैं, जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भारद्वाज आपका। एक कन्फ्यूजन उसमें ये उभर कर आता है कि फास्टिंग के बेनिफिट्स, उसका पूरा बैकग्राउंड जो है वो सब जानते हैं, लेकिन अगेन फिर एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी आता है कि साहब फास्टिंग नहीं, बिल्कुल नहीं, आप थोड़ा थोड़ा खाइए, थोड़ी थोड़ी देर में खाइए और खाते रहिए, फास्टिंग करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो और दूसरी स्टडीज़ ये हैं जो कहती हैं कि साहब इंटरमिटेंट फास्टिंग के तो मिरेकल्स हैं उसमें। तो क्या ये कन्फ्यूजन कैसे दूर हो सर? मैं आपको बताता हूँ दीपक जी, बेसिकली फास्टिंग की जब बात आती है तो आप ये देखिए कि फास्टिंग, जब हम लोग आदि मानव काल की बात करें, जब हमारे देश में खेती बाड़ी नहीं हुआ करती थी, उस दौरान क्या होता था कि शिकार कई दिनों में पकड़ा जाता था और कई कई दिनों तक इंसान जो है वो भूखे पेट रहता था और मेहनत भी करता था, जिससे क्या होता था कि उसके जो बॉडी का स्टोर्ड फैट है वो सारा का सारा कंज्यूम करता था और अपनी जीवन शैली को चलाया करता था। तो अगर जो कहीं भी बात की जाए तो फास्टिंग का मैं मानता हूं कि नुकसान कुछ नहीं है, पर बशर्ते जब फास्टिंग की बात आए तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसा ना हो कि बंदा जो है अपना जिसे कहते हैं कि कोई नर्सिंग मदर है या सपोज किसी को टाइप 1 डायबिटीज है या 18 साल से उम्र कम है, तो फास्टिंग ना करी जाए, या फिर फास्टिंग करने से पहले किसी चिकित्सक की राय जरूर ली जाए। उसको किसी चिकित्सक को अपने कॉन्फिडेंस में लिया जाए कि ऐसा ना हो कि कल को जो है फास्टिंग की वजह से कोई समस्या आ जाए। दूसरा, लगातार फास्टिंग करते रहना सालों तक, वो भी गलत है। हमेशा जो है या तो उसे ऑल्टरनेट डेज पे किया जाए या 5:2 की रेशो में, यानी कि 5 दिन खाया जाए 2 दिन फास्टिंग की जाए, इस तरीके से किया जाए। फास्टिंग करने से शरीर को कई फायदे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एब्सोल्युटली, ये नॉर्मल लोगों के लिए जो बातें हैं। अब एक जो अभी डॉक्टर भारद्वाज ने भी कही कि जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जिनको अंडरलाइंग डिजीजेस हैं, और आज की डेट में तो हम देख रहे हैं कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर,
इन सब की समस्या हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं है, स्टडीज़ यही बता रही हैं फिलहाल। तो ऐसे लोगों के लिए क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग एक विकल्प हो सकता है या फिर उनको कुछ बातों का ध्यान रखना है? इस पर बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आपकी खबर, आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ये कोई ऐसा शब्द अब नहीं रह गया जो बहुत नया हो। आपने, हमने, सबने सब सुनते आए हैं इसके बारे में, और इसको तुरंत जो है शुरू करने की सलाह भी दी जाती है। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि वो सलाह आ कहाँ से रही है। व्हाट्सएप पर आ रही है, फैमिली ग्रुप्स में आ रही है, तो सतर्क सावधान रहिए, सोर्स चेक करें, और जिस रूप में वो सलाह दी जा रही है पहले ज़रा ये खंगालें कि क्या उस रूप में आ रही है। और अगर किसी ने सजेस्ट किया तो फिर आज का शो आप ही के लिए है। एक बात जो पहला जो हमने सेगमेंट किया उसमें साफ है कि देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग ये कोई डाइट नहीं है, ये कतई डाइट नहीं है। ये इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट टू ईट, हाउ टू ईट। ये सिंपल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज एन ईटिंग पैटर्न, राइट? कैसे फ्रीक्वेंट पीरियड ऑफ टाइम में किस तरह से ये है। तो बहुत मोटी मोटी बात है, इसको अब आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर लहरिया, अब बात वही कि जो डायबिटिक लोग हैं और जो हाइपरटेंसिव लोग हैं, जिनकी तादाद, दोनों तरह के लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए आप क्या सलाह देंगे? तो पहली बात, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग और डाइट है की करते हैं, तो मैं कहूँगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब यह बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता कि जब आप जो खा रहे हैं कुछ भी खा सकते हैं। सो हमारा एक बैलेंस डाइट का भूमिका हमेशा बनी रहेगी। उसके अलावा जो खाना हम खाते हैं उसको कैसे एक दिन में खाएं, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग उसको डिटरमाइन करता है। अदरवाइज जो बैलेंस डाइट की हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का एक बैलेंस, और जो जंक फूड नहीं खाना है, उसकी भूमिका जो डाइटिंग अप्रोच हम कहते हैं, जो डाइटरी अप्रोच टू वेरियस थिंग्स वो कहते हैं, वो रहेगी। ओके। दूसरी बात है कि डाइट या जो फास्टिंग होती है, उनका मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लिपिड या कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनफैक्ट नॉट ओनली इंटरमिटेंट फास्टिंग, अलग अलग तरह की जो डाइटरी अप्रोच हम फॉलो करते हैं, जैसे डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डैश डाइट जिसको हम बोलते हैं, तो वो उसका हिस्सा है। आप उस डाइट को इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ कंबाइन कर सकते हैं। उसके अलावा डाइट और फास्टिंग, इनके साथ ही जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री है रादर देन आइसोलेशन। कोई कहे कि अगर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूं तो मैं कुछ भी खा सकता हूं, तो वो गलत है। कोई कहे कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूं या डाइट करता हूं तो मुझे रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है, तो वो काफी नहीं है। लौट के आते हैं डायबिटीज और हाइपरटेंशन, स्पेशली इन कंडीशंस में इंटरमिटेंट फास्टिंग की और भी अधिक भूमिका हो जाती है। हाँ, याद रखने की बात है कि इस तरह की कोई भी फास्टिंग या कोई भी डाइटिंग वे लोग व्यक्ति करना चाहते हैं या फिजिकल एक्टिविटी भी, तो उससे पहले फिजिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से जरूर कंसल्ट करना है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज में इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं की जा सकती है। प्रेग्नेंट वुमेन है या जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, उन लोगों को कोई भी डाइट या फास्टिंग करना है उससे पहले कंसल्ट करना होगा और उसके बारे में जानना होगा। तो किसी भी तरह की डाइट को या किसी भी तरह की फास्टिंग को आप विदाउट प्रॉपर फिजिशियन कंसल्टेशन या न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के कंसल्टेशन के बिना नहीं कर सकते हैं। इनका बेनिफिट तभी होता है जब इनको सही तरीके से किया जाए। फॉर एग्जांपल, इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम बात करते हैं कि 14 आवर या 16 आवर नहीं खाना है, 8 या 10 घंटे खाना है। तो बात आती है कि कौन से 8 या 10 घंटे। प्रिफर्ड अप्रोच होगी कि मॉर्निंग में अराउंड 8 या 9, जैसे पहले भी बात हुई, इस पर 8 या 9 पहला मील लिया जाए, उसके बाद शाम को 5 या 6 बजे नहीं लिया जाए। क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ मैकेनिज्म होती है कि नाइट में उसको रेस्ट की जरूरत होती है। अगर हम कोई कहता है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूं लेकिन पहला मील दिन के 3 बजे खाऊंगा और आखिरी मील रात के 11 बजे खाऊंगा, तो कहने को थियोरेटिकली वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई, लेकिन उसका सेम बेनिफिट नहीं होगा। यूजुअली ब्रेकफास्ट लोगों को लेना चाहिए, और अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी भी है तो वो मॉर्निंग के मील के साथ बाय लेट आफ्टरनून खत्म करना है। और यही सब नुएंस हैं जिनको एक फिजिशियन, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ डिस्कस करके इंटरमिटेंट फास्टिंग की जा सकती है, उसके मैक्सिमम बेनिफिट दिए जा सकते हैं। तो रिपीट करूंगा कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन में भी इसकी भूमिका है। ऑलराइट सर, लेकिन मुझे लगता है आपने सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर किया अपने इस उद्बोधन में, और वो ये है थियोरेटिकल इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं आप या नहीं।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और इस सवाल के साथ मैं डॉक्टर मंजरी के पास जाऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात में 1 या 2 बजे तक खाना खाएंगे, अगले दिन सुबह उठेंगे 12, साढ़े 12 बजे, 1 बजे, और जब उनसे घर वाले पूछें कि आपने ब्रेकफास्ट किया, तो वो बता तो सकते नहीं है कि हम रात को लेट सोए और दिन में हम जाग रहे हैं एकदम आलस की मुद्रा में। तो वो कह देते साहब हमारे इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है। और ना वो सिर्फ दुनिया को बताते हैं बल्कि खुद को भी ये बताते हैं कि मैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ साहब, या कर रही हूँ, और उनको लगता है कि अब इसके हेल्थ बेनिफिट्स दिखने चाहिए। तो ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है जो डॉक्टर लहरिया ने कही कि आपका टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये नहीं कि आपने दिन का कोई भी समय उठाया और 16 घंटे का एक स्किप मार दिया। एम आई राइट डॉक्टर मंजरी? एब्सोल्युटली, जैसे डॉक्टर लहरिया और आप कह रहे थे, देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं फास्टिंग में, किस टाइम पर आप वो अपने मील्स खा रहे हैं और क्या आप उस खाने में खा रहे हैं, वो भी है। जैसा उन्होंने बोला एक कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे है। आप ऐसा नहीं कह सकते मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ, सिर्फ 8 घंटे खाता हूँ, तो खाने के नाम पे मैं कुछ भी खा लूँगा या किसी भी टाइम खा लूँगा। आपकी बॉडी अपने सिस्टम्स को सनडाउन के पहले शट डाउन करना चाहती है। अगर आपको लास्ट मील 6:30-7 तक नहीं खा रहे हैं आप, ना शरीर आपका इंसुलिन बना पाएगा और आप अपने अननेसेसरली अपने गट पे, अपने हार्मोन्स पे, अपने एंजाइम्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं। और रात का खाना तो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, वो 7-8 बजे के बाद जो हम खाते हैं वो सबसे हार्मफुल होता है। तो अगर कोई फास्टिंग करना चाहता है, पहली चीज़ उसको करनी चाहिए कि अपने डिनर को जितना अर्ली कर सके उतना कर पाएँ, और क्या आप खा रहे हैं वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं रात के खाने में 7 बजे 4 पराठे और उसके साथ में एक मिठाई खा रही हूँ, तो वो नहीं है मेरे फास्टिंग का राइट फूड। उसमें सब्जियां ज़्यादा हों, नट्स एंड सीड्स हों, हेल्दी फैट्स हों, गुड क्वालिटी प्रोटीन हो, लेंटिल्स हों, बीन्स हों, होल थिंग्स हों, दैट इज़ व्हाट विल कॉन्स्टिट्यूट दैट मील। तो कई बार लोग सोचते हैं कि फास्टिंग एक आइसोलेशन में करके, सिर्फ अपना एक टाइम गैप को मेंटेन करके और पीरियोडिक ईटिंग करके वो बेनिफिट्स पा सकते हैं। बट तीनों चीज़ें, टाइमिंग, क्या आप खाते हैं और कितनी देर में आप खाते हैं और कितनी बार खाते हैं, इन सब का इम्पैक्ट होता है आपके शरीर पे। एब्सोल्युटली, कुल मिला के छोटी सी, हाँ जी मैम बोलिए। एक छोटी सी बात ये थी कि हम कई बार खाना एक सिर्फ, अगर आप इसको फिजियोलॉजिकल नहीं, अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे देखें, हम कई बार खाना इसलिए नहीं खाते क्योंकि हमें भूख लगी होती है। हम कई बार खाना खा रहे होते हैं क्योंकि अब खाना लग गया है, या ऑफिस में पार्टी है, या हम अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गए हैं, या कुछ हम बोर हो रहे हैं तो चलो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं। हमने खाने को एक प्लेजर का मेथड बना लिया और हमने उसको हेडोनिक बिहेवियर कर लिया। हम माइंडफुली अपना खाना नहीं खा रहे। माइंडफुलनेस बड़ा कारण है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, माइंडफुलनेस। आप जो भी खा रहे हैं वो उसके प्रति आप अवेयर हैं या नहीं है। इस पर हमने एक बहुत अच्छा शो भी किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करने लायक भी है। तो कुल मिला के आपको एक मेटाबॉलिक स्विच के लिए अपने बॉडी को टाइम देना है, लेकिन वो टाइम ये नहीं कि सिर्फ एक गैप हो, उसका बाकायदा एक पैटर्न है आपकी बॉडी के हिसाब से और जो आपके चिकित्सक न्यूट्रिशनिस्ट आपको बताएं उसके हिसाब से। डॉक्टर भारद्वाज, आखिर में किसे इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी है? इंटरमिटेंट फास्टिंग की जब बात आती है ना, तो दीपक जी मेरे हिसाब से टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। किडनी के पेशेंट्स जिनका क्रेटिनाइन हाई होता है उन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। जो नर्सिंग मदर्स हैं जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उन लेडीज को अक्सर हमने देखा गया है कि आफ्टर डिलीवरी ना उनको होता है कि मैं झट से पतली हो जाऊं, उनको लगता है उनकी बॉडी शेप खराब हो गई है, तो उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें भी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। उसका कारण क्या है कि जब हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो कई बार हमारी बॉडी के कुछ पैरामीटर्स यानी कुछ विटामिन्स सडनली डाउन चले जाते हैं, और जो लोग जिनको पहले से ही विटामिन्स डाउन है, लाइक विटामिन बी डाउन है, विटामिन डी डाउन है, या किसी का हीमोग्लोबिन की कमी है, तो होता क्या कि इस तरीके की फास्टिंग करने की वजह से
क्या होता है कि वो पैरामीटर्स और ज्यादा डाउन हो जाते हैं, जिसकी Absolutely. वजह से हाथ पैरों में अकड़न आना, कंपन आना, नंबनेस आना, इस तरीके की समस्याएं होती हैं। तो जब भी फास्टिंग की बात आती है, फास्टिंग करना कोई बुरी चीज नहीं है, पर फास्टिंग कोई भी चीज करना बुरी नहीं होती, पर उसके नियम कायदों को जान लेना और अपने चिकित्सकों एब्सोल्युटली, से बहुत सलाह इंपॉर्टेंट लेना बात है। बहुत ज्यादा जरूरी है। एब्सोल्युटली। तो कुल मिला के देखिए, जैसे हम कह रहे हैं कि ये कोई डाइट नहीं है, ये एक पैटर्न है, बट हाँ इसमें डाइट का रोल है। इसमें ये नहीं कि आप कुछ भी खा लेंगे और उसके बाद फास्ट कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इंटरमिटेंट फास्टिंग कैलोरी डेफिसिट या जीरो कैलोरी में जाना भी नहीं है। इसमें आपको एक हेल्दी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो आपके शरीर को चाहिए वो आपको इनटेक देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कि जब मर्जी आए 12 घंटा 16 घंटे का हमने गैप मार दिया और उसे नाम दे दिया इंटरमिटेंट फास्टिंग, ऐसा भी नहीं है। तो आज पहली तारीख है, अगर आप भी सोच रहे हैं नए साल में नया रेजोल्यूशन हम लें, हेल्दी रहने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, तो कैसे करनी है इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये हमारे मेहमानों ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर लहरिया, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर मंजरी चंद्रा, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर भारद्वाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाज़त दीजिए, हेल्दी रहिए, नमस्कार।